नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। वंश इंजीनियरिंग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो 2021 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन है, ठीक है। और पेपर वन में टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर वन 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 125 में 25 जो है आपका हिंदी हो जाएगा, और 100 नंबर जो है 100 जो क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहेंगे, ठीक है। तो उसी में 1 से 25 तक जो क्वेश्चन है हमारा वो हिंदी का है। 26वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये अभी आगामी आपको ये जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो हो गए हैं, और इसके अलावा अदर स्टेट में भी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यही पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं, उसमें भी डायरेक्टली रिपीट क्वेश्चन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सारे पीएससी जो होते हैं वो लगभग एक दूसरे का कॉपी ही करते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन का फर्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। द इम्पिडेंस ऑफ ए पैरेलल आरएलसी नेटवर्क इज ZS इक्वल टू 5S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 0.5S प्लस 100। द वैल्यू ऑफ RL एंड CR रिस्पेक्टिवली। तो इम्पिडेंस का वैल्यू दिया हुआ है और RL and C पूछ रहा है। क्या है? पैरेलल RLC सर्किट। पैरेलल RLC R, ये हमारा L हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा, RLC। और जेड एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका एडमिटेंस का वैल्यू हम लोग जब लिखते हैं तो एडमिटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/R प्लस 1/SL प्लस SC। हाँ, SC हो जाएगा, ठीक है। एडमिटेंस का वैल्यू हो जाता है। और इसको जब रिवर्स कर देंगे तो इम्पिडेंस का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/R प्लस 1/SL प्लस SC। अब इसको करने के लिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई एलसी से हम डिवाइड करेंगे। अगर एलसी से डिवाइड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा इक्वेशन जेड का वैल्यू जो आ जाएगा एस इंटू 1/SC डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 1/RC प्लस 1/LC। ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो ए जेड को हम जब इससे कंपेयर करते हैं, जेड से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट का वैल्यू आ जाएगा। कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? 1/SC इक्वल टू एस का कंपोनेंट जो है 5 है, तो इससे निकल के आ जाएगा C इक्वल टू 1/5। दूसरा जो कंपोनेंट एस स्क्वायर का कंपोनेंट तो 1 है, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है। दूसरा एस इंटू 1/RC, तो 1/RC का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 0.5 है। तो इससे C का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो R का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा इसमें 10 ओम। और सिमिलरली 1/LC का जो वैल्यू है वो आपका 100 है, ठीक है। तो 100, तो इससे C का वैल्यू इसमें भी पुट कर देंगे तो L का वैल्यू हमारा जो निकल के आ जाएगा इससे 1/20 हेनरी है। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर में कौन सा है। C इक्वल टू 1/5, R इक्वल टू 10 और L इक्वल टू 1/20 हेनरी, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A DC shunt generator supply a load of 7.5 kilowatt at 200 volt. The armature resistance is 0.6 ohm and the field resistance is 80 ohm, ठीक है। 80 ohm the generated EMF is, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक सेकेंड, एक जनरेटर है, शंट जनरेटर है ना हमारा। तो शंट जनरेटर का जनरेटर हो गया है, इसका फील्ड रेजिस्टेंस जो हो जाएगा और ये हमारा लोड हो जाएगा, ये लोड हो गया, ठीक है। तो आई एल हो जाएगा, आई शंट हो जाएगा, ये आई शंट, आई आर्मेचर, करंट सप्लाई करेगा, ठीक है।
तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा इससे जब फाइंड आउट करते हैं तो IL का वैल्यू जो है हमारा लोड जनरेटर हमारा लोड ऑफ 7.5 किलोवाट। तो 7.5 किलोवाट डिवाइडेड बाई हमारा एट 200 वोल्ट 200 वोल्ट पे दे रहा है। तो हमारा इसका जो IL का वैल्यू आएगा 37.5 एम्पियर 37.5 एम्पियर आ गया। ठीक है। और आई सेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई सेंट का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट है 200 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस जो है तुम आपका दिया हुआ है 80 ओम है। ठीक है, 80 ओम है। तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है। तो आई ए जो हमारा हो जाएगा आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। जो हमारा ये करंट जो जाएगा आर्मेचर के थ्रू जो करंट जाएगा वही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई एल आई शंट में और आई लोड में। तो आई ए का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 37.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 40 एम्स। 40 एम्स हो गया हमारा। अभी जब 40 एम्स आ जाएगा तो ईजी का वैल्यू जब निकालेंगे हमें पूछ क्या रहा है? द जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू हम निकालने के लिए जाएंगे। तो ईजी इक्वल टू यहीं पे देख लेते हैं। ईजी इक्वल टू ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आएगा V प्लस आई ए इंटू आर ए हो जाएगा। तो V हमारा कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट है प्लस ये आई ए का वैल्यू कितना है? 40 एम्पियर इंटू 0.6। तो ये निकल के आ जाएगा 224 वोल्ट। ठीक है, तो ये 224 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव होने के लिए क्या कंडीशन है हमारा? ये फील्ड हमारा कंजर्वेटिव होगा जब डेल्टा क्रॉस एफ जो है, मतलब कंजर्वेटिव होने के लिए लाइन इंटीग्रल जो होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जीरो होना चाहिए। तो क्रॉस जो होता है डेल्टा क्रॉस एफ जब हमारा जब जीरो होगा तब ये हमारा कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर जो है कोरोना एज, कोरोना का डिफिनेशन पूछा है। तो कोरोना कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, स्पार्किंग एयर का ब्रेकडाउन नहीं होता है, सराउंडिंग एयर का होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर नहीं होता है। स्पार्किंग बिटवीन द लाइन, ठीक है, इसे ये पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द, पार्शियल तो नहीं होता है, पार्शियल नहीं होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रहेगा? स्पार्किंग बिटवीन द लाइन, जो हमारा दो दो लाइन के बीच में भी की वजह से भी कोरोना होता है। ठीक है, तो ये 29 नंबर हो गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। ओम्स लाइन पॉइंट फॉर्म इन द फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस। तो ओम लाइन पॉइंट फॉर्म आपको ऑलरेडी जानते होंगे। जे इक्वल टू जे हमारा कंडक्टिव ये करंट डेंसिटी हो जाता है, करंट डेंसिटी, एंड सिग्मा जो है कंडक्टिविटी हो जाता है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। जे इक्वल टू सिग्मा, ये तो डायरेक्ट थ्योरी में ही पढ़ने का है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टिंग डायोड मस्ट बी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आइडियली द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टिंग डायोड, एक डायोड है, डायोड जो होता है तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, आइडियल की बात कर रहा है यहाँ। तो शॉर्ट सर्किट तो मस्ट बी, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। हायर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं इक्वल टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता ही नहीं है, आइडियल के केस में हम जीरो मानते हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। हम्म, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पोलर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो इसको ट्रांसफर फंक्शन में ऐसे भी लिख देते हैं, जी ऑफ एस इक्वल टू 1/s इंटू 1 प्लस एस टी वन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप जो है हमारा सिस्टम का जीरो है, और ऑर्डर जो है हमारा एस स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो 2 है। तो सबसे पहले तो इसमें फाइंड आउट हम करेंगे कि टाइप हमारा जीरो है, ऑर्डर हमारा 2 है। ठीक है,
नहीं, टाइप हमारा सॉरी 1 है, सॉरी टाइप 1 है और ऑर्डर 2 है। तो टाइप 1 का सिस्टम जब भी ये होगा तो निगेटिव बाई एक्सिस से शुरू होगा, तो ए हो सकता है, ए भी नहीं होगा, और ए हो सकता है, ठीक है, ए भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, ये चांसेस है, ये भी नहीं होगा। तो और तो हम ए और सी में हम देखते हैं, ए और सी में हमारा क्या है कि ये कट करके तो सेकेंड ऑर्डर तक है, तो 180 डिग्री तो ये कवर करेगा ही, 180 डिग्री सेकेंड ऑर्डर है ना, तो अप टू ए, अप टू जब भी जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, तो बाई ए हमारा यहाँ तक जाएगा। अब इसको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं, या फेज से भी निकाल सकते हैं, अगर कैलकुलेशन पे जाएंगे तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे इसी में आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा लीजिए, तो हम इनिशियल पॉइंट पे हम अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो जी ऑफ जे ओमेगा है, लिमिट ओमेगा टेंस टू जीरो, ठीक है, ओमेगा जीरो है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा अंडर रूट 1 + ओमेगा T1 का होल स्क्वायर। अब ये जीरो वैल्यू है तो ये हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, ये जीरो है इसकी वजह से हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। फेज का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो फेज की इक्वल टू -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा हमारा जीरो रहेगा तो -90 माइनस ओमेगा का वैल्यू जो है हमारा जीरो, ओमेगा tan इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, -0, तो ये -90 डिग्री हो जाएगा। इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, -90 डिग्री से भी शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेज एंगल -90 डिग्री शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको बाद में देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर आपको पिक्चर चलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लो पास आरसी नेटवर्क इज, ठीक है। तो लो पास आरसी नेटवर्क का हमारे हमसे पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन लो पास आरसी नेटवर्क, तो लो पास आरसी नेटवर्क का हमारा क्या हो जाता है, ए हमारा सर्किट हो जाता है, ए भी आउटपुट हो जाता है, ए भी इन हो जाता है, भी आउटपुट हो गया ए। तो ट्रांसफर फंक्शन जो हम इसका निकालेंगे, भी आउटपुट अपन भी इन इक्वल टू ए जो है जेड सी डिवाइड बाई जेड सी प्लस जेड आर, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं 1/SC डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/SC, ठीक है। तो अगर हम, अच्छा इसको जब हम ये फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो इसको वैल्यू जो आएगा 1/SRC + 1, ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, 1/SRC + 1, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an op-amp has a common mode gain of 0.1 and a differential gain of 10 to power CMMR। तो CMMR का फॉर्मूला है CMMR इक्वल टू हमारा AD डिफरेंशियल गेन अपॉन एक कॉमन मोड गेन। तो AD का वैल्यू हमारा कितना है, डिफरेंस AD डिफरेंशियल मोड गेन हैज कॉमन मोड गेन ऑफ 0.1 एंड डिफरेंशियल 10 to power of 5 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये 10 to power 7 हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 and 2 with the code given below। हाई पास आरसी सर्किट, लो पास आरसी सर्किट, क्लैंप सर्किट, क्लिपिंग सर्किट, कंपनसेटर, डीसी रेस्टोर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कंपनसेटर, एटेन्यूएटर। तो हाई पास आरसी सर्किट जो होता है वो डिफरेंशिएटर होता है, ए का हमारा 4 हो जाएगा। लो पास आरसी सर्किट जो है, अभी ऊपर में ही हम पढ़ाए थे ना कि लो पास आरसी सर्किट, तो लो पास आरसी आरसी सर्किट जो हो जाता है वो इंटीग्रेटर हो जाता है, लो पास आरसी सर्किट वो इंटीग्रेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये है
क्लैंपिंग सर्किट जो हमारा क्या हो जाएगा, क्लैंपिंग सर्किट डीसी क्लैंप क्लैंप करते हैं डीसी रिस्टोर करने के लिए। अब क्लिपिंग सर्किट जो हमारा हो जाता है कंपनसेटेड एटेन्यूएटर, क्लिपिंग, ठीक है, क्लिपिंग, क्लिप करने के लिए हम लोग किसी चीज को यहाँ क्लिप करने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। तो मैच करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज 10 रेडियन पर सेकंड एंड इट्स डैम्पिंग रेशियो इज 0.1, द 2% सेटलिंग टाइम इज। तो फॉर 2% सेटलिंग टाइम के लिए 2% सेटलिंग, तो 2% के लिए सेटलिंग टाइम टीएस जो होता है, टीएस जो वैल्यू हमारा होता है फॉर 2%, एक सेकेंड, 2% के लिए सेटलिंग टाइम जो होता है 4/ओमेगा डी होता है। 4/ओमेगा डी का वैल्यू क्या था, 4/टाउ × ओमेगा एन, ठीक है, टाउ × ओमेगा एन, इसको भी वो भी कर सकते हैं। और तो इसको कैलकुलेट करेंगे 4/जीटा, वही जीटा भी कह दीजिए, इसको टाउ कर दीजिए, तो इस सेकेंड ऑर्डर से 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, ओके, ठीक है, 4/ ये जो हो गया ओमेगा एन 10 हो गया रेड, एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.1, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो टाउ टाउ, तो ये हमारा 4/1 = 4 सेकेंड हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, applying Norton theorem, the Norton's equivalent circuit to left to the terminal A and B in the below circuit is having equivalent current source IN and equivalent parallel resistance RN is equal to। तो इसको करा है कि नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करके आपका IN का वैल्यू निकालिए और RN का, IN का वैल्यू क्या होगा, आई नॉर्टन क्या हो जाएगा और आर नॉर्टन क्या 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 वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले आर निकालने के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आर निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले रूल कि 24 वोल्ट को जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है, करंट को जो है ओपन सर्किट कर देंगे। करंट जैसे ही ओपन सर्किट होगा तो ये 4 फोर्स जो है सीरीज में हो जाएगा और इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो आर एन का वैल्यू जो हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 4, ये सीरीज में हो जाएगा, पैरेलल टू 8 ओम हो जाएगा। तो 4 + 4 8 ओम, 8 ओम हो गया, 8 ओम पैरेलल टू 8 ओम, 8 ओम पैरेलल टू 8 ओम का वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम। तो ये 4 ओम का तो एक ही वैल्यू है, तो इसी से हमारा आंसर निकल के जा रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, the induction motor and synchronous motor are connected to a common feeder line. To operate the feeder line at unity power factor, the synchronous motor should be। देखिए एक बस है, ठीक है, एक बस में हमारा एक मोटर जो है, जनरेटर नहीं, एक मोटर है इंडक्शन मोटर और एक सिंक्रोनस मोटर है। इसको इसको सॉरी फॉर कन्वेंस, बाहर थोड़ा म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। तो इसको पेन लेता हूं, ये जो है एक इंडक्शन मोटर है, एक सिंक्रोनस मोटर है, ये हमारा बस है, ठीक है, एक बस से कनेक्टेड है। इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू कॉमन फीडर लाइन, ठीक है। टू ऑपरेट द फीडर एट, अब इस फीडर को जो है यूपीएफ पे करना है। तो इंडक्शन मोटर जो है हमारा, ये जो है लैगिंग पावर ड्रा करता है, लैगिंग में चलता है। और सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर ये देता है, ठीक है, ओवर एक्साइटेशन लीडिंग पावर देता है। तो ये वाला जब लीडिंग देगा, ये अगर इंडक्शन मोटर हमारा लैगिंग आ रहा है तो ये हमारा जब लीडिंग देगा ही, तो सिंक्रोनस मोटर शुड भी, तो ये जब लैगिंग पावर इंडक्शन मोटर ड्रा कर रहा है, ड्रा,
तो ऑब्वियस है कि जब लैगिंग पावर ड्रा कर रहा है तो इसको यूपीएफ होने के लिए इसको लीडिंग पावर देना पड़ेगा, और लीडिंग पावर देने के लिए ये हमारा ओवर एक्साइटेड में ही देता है। तो ओवर एक्साइटेड सिग्नल गिव लीडिंग पावर, कौन जो है लीडिंग पावर इसको देगा? ओवर एक्साइटेड वाला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर बाय टू मेटालिक स्फीयर इज रेज्ड टू द सेम पोटेंशियल इज 6। रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर बाय, ओके, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो वो पूछ रहा है, कह रहा है कि रेज टू द सेम पोटेंशियल इज 6। ओके, ठीक है। चार्ज जो है 6 टाइम बढ़ जा रहा है। तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है? Q इक्वल टू सी भी होता है। स्टोर मेटालिक सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमारा सेम है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। Q1 बटा अपन Q2 इक्वल टू C1 बटा C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सी का जो वैल्यू वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अगर C1 का R1 है, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये हो जाएगा। तो Q1 अपन Q2 यहां से निकाल सकते हैं, Q1 अपन Q2 इजकल टू R1 अपन R2। अब Q1 अपन Q2 का जो रेशियो है ये 6 है, तो R1 जो हमारा हो जाएगा, R1 जो है 6 टाइम ऑफ R2 हो जाएगा। ठीक है, इससे तो एक निकल के आ गया, R1 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। अब क्या पूछे? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो एरिया जो होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया 1 अपन एरिया 2 इक्वल टू R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। अब एरिया 1 जो हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया A1 अपन A2 का जो वैल्यू हो जाएगा, R1 स्क्वायर है तो 6R2 का होल स्क्वायर अपन R2 का होल स्क्वायर। तो A1 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ, सॉरी 6R2, तो 6 छक 36 हो जाएगा ना, 36 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा। ठीक है, बी। रिएक्टेंस रिले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो रिएक्टेंस रिले हमारा प्रोटेक्शन जो है फेज फॉल्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। रिएक्टेंस लिए प्रिपेयर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसको शॉर्ट लाइन भी कर सकते हैं, शॉर्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा यूज होता है, या फेज फॉल्ट के लिए भी यूज होता है रिएक्टेंस रिले। ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए नहीं हो जाता, अर्थ फॉल्ट के लिए हमारा रिएक्टेंस रिले नहीं होता है, नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, ये जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बार बार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत बार बनाए होंगे। ये बहुत को बार रिपीट करता है इस तरह के क्वेश्चन, कि ये कितना मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द 6 वोल्ट जीनर डायोड shown in the figure has zero zener diode resistance. Okay, resistance and knee current of 5 milliampere. The minimum value of R so that the voltage across it does not fall below 6 volt. Okay, 6 वोल्ट से बिलो इसको नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें इसको इस तरह से कर सकते हैं कि भी ये जो है वी आर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसको सोल्व करने के लिए वी आर एस जो हो जाएगा वो वी इन माइनस वी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर जो है 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इससे जो है हमारा सोर्स करंट कितना हो जाएगा? आई सोर्स का वैल्यू वी आर सोर्स डिवाइडेड बाई आर एस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/50, तो 80 मिली एम्पियर। 80 मिली एम्पियर आ गया। अब हम देखते हैं जीनर डायोड वाले में जो रिपीटेड है। तो नी करंट कितना है वैल्यू?
नी करेंट, हाँ, आई जीना डायोड नी इजकल टू कितना है 5 मिली एम्पियर। ओके 5 मिली एम्पियर। तो आई सोर्स के कितना हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल, ये हमारा आई एल हो जाएगा, आई जेड, ये आई जेड हो जाएगा, ये आई एस हो जाएगा। ठीक है, आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो आई एल मैक्स लोड मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, आई एस माइनस आई जेड नी करेंट। ठीक है, आई एल मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम जो है 80 माइनस ये दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर माइनस 5 इजकल टू 75 मिली एम्पियर। ओके, तो इससे आर मिनिमम का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, आर मिनिमम इजकल टू हमारा वी जेड अपॉन आई एल मैक्स। आई एल मैक्स का वैल्यू कितना है, वी जेड जीने डायोड का वोल्टेज है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 75 मिली एम्पियर, तो ये निकल के आ जाएगा 80 ओम। आर मिनिमम का वैल्यू इतना रहेगा, कहाँ गया 80, 80 कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बाद में देख लेते हैं, ये मतलब पेंडिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इसका फिगर भी शायद कुछ गड़बड़ है, इसके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन a badly under damped control system, the type of cascade compensator to be used to improve its damping is, तो पहले अंडर डैम्प कंसर्न टू कैस्केड कंसर्न टू यूज टू इम्प्रूव डैम्पिंग, डैम्पिंग इम्प्रूवमेंट के फेज लीड का हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये होता है, ये है डैम्पिंग इम्प्रूव करना है, लीड वाला लीड कंपनसेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोर्ट डिवाइस इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन, I1 is equal to 2V1 plus V2 and I2 is equal to V1 plus V2। इस इम्पीडेंस पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो इम्पीडेंस पैरामीटर, तो इम्पीडेंस जेड पैरामीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड पैरामीटर लिखने के लिए हम लोग V1 और V2 का इक्वेशन लिखते हैं, V1 इजकल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, Z21 V2 इजकल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, ये लिखते हैं। और हमारा गिवन क्या है, गिवन I1 और I2 के फॉर्म में है, तो I1 ये हमारा है और I2 है ना, टू भी, अच्छा ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, I1 इजकल टू, एक मिनट, आपको क्लियर रेड कलर में ही पता दिखेगा तो बेटर है, I1 गिवन I1 इजकल टू 2V1 प्लस V2 एंड I2 इजकल टू V1 प्लस V2। ठीक है, I2 इजकल टू V1 प्लस V2, तो इससे बाई पैरामीटर हम निकाल लेंगे, बाई पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 1 1 1। ठीक है, तो जेड पैरामीटर जब हम निकालने के लिए करेंगे, तो जेड पैरामीटर इजकल टू बाई इनवर्स कर देंगे, बाई इनवर्स करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बाई इंटू इनवर्स करेंगे, है ना, तो इनवर्स करने के लिए ये हो जाएगा 1, ये इसको रिवर्स करते हैं ना, और बाकी में माइनस करते हैं, तो 1 ए 2 ए -1 -1। ठीक है, तो जेड पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, हाँ 2 इंटू 1 -1, तो ये 2 इंटू 1 -1 इंटू 1, तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 हो जाएगा, इंटू 1 -1 1 -1 2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू आने से हमारा इसको कंपेयर कर देंगे, तो जेड पैरामीटर का वैल्यू हमारा जो आ रहा है, यहाँ पे फ्रेश में लिख देता हूँ, 1 -1 1 2, ये आ जा रहा है।
तो ये कौन सा मैच कर रहा है, 1 -1 और 1 2। ओके, ये भी -1 -1 2, ये ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये तो मैचिंग वाला, मैच ऑफ द फॉलोइंग में है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जीटा का वैल्यू हमारा 0 रहता है तो ये इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, और 0 to 1 के पास रहेगा, 0 to 1 रहेगा तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। ये तो हमारा टाउ जीटा का वैल्यू अगर 1 है तो ये रूट्स आर रियल, और रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। हाँ, 1 है तो रियल एंड, जीटा के वैल्यू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है 45 में हमारा, ए 4312, 4312, ए सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, L of ft is equal to 2 into s plus 1 upon s square plus 2s plus, then f0 plus n infinity plus। ओके, फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू का चीज थ्योरम का ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें f0 प्लस से हम निकालते हैं तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम अगर अप्लाई कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का आता है लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू एफ एस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू एफ एस क्या है, 2 into s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट भी अगर मैचिंग करें, एस इक्वल टू, जब जब हमारा इन्फिनिटी को टेंस करता है तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैच करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2s² प्लस s डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, तो s जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो डिवाइडेड बाई s² भी कर सकते हैं, या तो दोनों को कोफिशिएंट को कैंसिल करके 2। तो इसका जो वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक ही फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड वाला को भी करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी निकालेंगे तो हमारा 0 वैल्यू आ जाएगा, ऐसे ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A transformer is rated at 11 kV, 0.4 kV, 500 kVA, 5% reactance. The short circuit MVA of the transformer when connected to infinite bus switch। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो है MVA पूछ रहा है इसमें, ऑफ द ट्रांसफॉर्मर व्हेन कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस, 11 kV, 0.4 kV, 500 kVA और 5% रिएक्टेंस। ठीक है, तो दिया हुआ है जेट पर यूनिट इज इक्वल टू 5%। ठीक है, 5% मतलब 0.05। ठीक है, तो MVA शॉर्ट सर्किट का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है, MVA बेस डिवाइडेड बाई जेड पर यूनिट। तो MVA बेस हमारा कितना है, 500 है, 500 KVA है। ठीक है, तो 500 KVA का मतलब 0.5 MVA हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.05। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.05, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 MVA का है ट्रांसफॉर्मर, 10 MVA है ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस। शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू जो आएगा 10 MVA आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम रेस्टोरेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर लॉस, हम हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, तो कॉपर लॉस हमारा थर्ड हो जाएगा। हिस्टेरेसिस लॉस जो है, ईडे करंट लॉस जो है, ईडे में डबल डी होता है तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। या तो ईडे करंट लॉस जो होता है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है बी मैक्स पर पावर 1/6 होता है इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा। और विंडेज लॉस जो है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, या रोटेशनल पे, एन कर सकते हैं और वेलोसिटी पे। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आ जा रहा है, कौन सा, इसमें 3412, कौन सा है 3412, डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, द एम्पलीफायर ऑफ गेन ए इज ब्रिज बाय द कैपेसिटेंस ए शोन इन बिलो, देन द इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस। हमारा पूछ रहा है ये जो है, ये फीडबैक सी जो है ये फीडबैक है, ये फीडबैक है कैपेसिटेंस, यह इनपुट आउटपुट दोनों में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से है या निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये भी इनपुट जो है ये ग्राउंड है। एम्पलीफायर गेन इज ब्रिज बाय कैपेसिटेंस एज शोन इन बिलो, द इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो 1 + a रहेगा, मतलब C इंटू 1 - a हो जाता है, एम्पलीफायर गेन है। अब एम्पलीफायर गेन इसका पॉजिटिव अगर होता है तो 1 - a होगा, और एम्पलीफायर गेन अगर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, या तो प्लस है या माइनस है, किससे कनेक्टेड है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव में है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव में है, से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका 1 - a हो जाएगा आंसर। और अगर निगेटिव से है तो 1 + a हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी है, इसको थोड़ा देखेंगे बाद में, या तो कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है या कुछ है, देख लेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट वैलिड एट पॉइंट P040। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ए पी माइनस ए वाई, ये नहीं है वैलिड है इसमें। ठीक है, चलिए आज 50 तक ही 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्द पार्ट टू हम लेके आएंगे, उसमें हम डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, आपको अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। ये आपको आने वाले एग्जाम जो भी यूपीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एई जेई और जो भी है, इसके अलावा वहाँ अदर स्टेट का जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, ए लेवल के जो भी एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थैंक यू आज के लिए।